Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be very good inshallah. लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। और पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के अंदर ना हम लोग उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था उसी को ही आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज of period third elements, which is period third elements कौन कौन से हैं हम लोग दोबारा इनको लिख लेते हैं। बच्चे उसमें सबसे पहला हमारे पास आ रहा है सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, phosphorus atomic number 15, sulfur atomic number 16, chlorine atomic number 17 and argon atomic number 18। तो हम लोगों ने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो स्टडी किया था उसके अंदर हमारी तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी। एक इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली, एक हमने इनका एटॉमिक रेडियस कर लिया था और उसका ट्रेंड भी पढ़ा था हमने डिटेल से। उसके ऊपर फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे वो सारे पढ़े हमने। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हमारे ऐसे लोगों के क्वेश्चन बनते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, वो भी हमने खत्म कर लिया। बच्चे आज का जो हमारा चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, फोर्थ, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बहस करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें ना, डेफिनेशन इसकी करना चाहें हम लोग, तो हम कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट shared pair of इलेक्ट्रॉन को जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन यहां पे हमारे पास चूंकि मेटल्स भी होते हैं, यहां पे हमारे पास मेटल एटम भी होते हैं और मेटल एटम तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं। तो बच्चे यहां पे हम लोग बात करेंगे एबिलिटी ऑफ एनी एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन बिकॉज बच्चे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं मेटल और कुछ होते हैं नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का फर्क ही यही होता है, जब हम बात करते हैं मेटल एटम की तो बच्चे मेटल का मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करे, गेन डोनेट करे। और नॉन मेटल का मतलब यही होता है एक्सेप्टर एटम। और सेकेंडली हम इनको नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और नॉन मेटल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऐसे एटम्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी ज्यादा हो, जिसे कॉल्ड मेटल, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा हो, जिसे कॉल्ड नॉन मेटल। तो यहां पे हम लोग बात ये भी कर सकते हैं कि गेन इलेक्ट्रॉन करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी एटम की, दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके ऊपर ना कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो बच्चे हम उन फैक्टर्स के नाम लिख लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? बिकॉज हमें पता है कि पीरियड के अंदर पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो हम इसी चीज को ही अप्लाई करने जा रहे हैं अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। बच्चे एक बात याद रखें कि सबसे पहला फैक्टर हमारे पास होता है
एटॉमिक रेडियस, देखें एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर उतनी कम होगी। देखें जाहिर सी बात है, जब यहां पे हमारे पास न्यूक्लियस है, यहां पे है, तो देखें साइज अगर ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का फासला ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन कम हो जाएगी। लेकिन अगर साइज कम हुआ तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का फासला कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो यहां पे ये चीज कहते हैं हम लोग कि रेडियस कम है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होगी, लेकिन अगर रेडियस ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर कम हो जाएगी। दूसरा हमारे पास होता है बच्चे न्यूक्लियर चार्ज। ये तो वही बात होगी, जाहिर है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगी। तो अगर हम इसको अप्लाई करें, अगर हम इसी को चीज को अप्लाई करें हम लोग इसी चीज को, तो फिर हमारे पास क्या होता है बच्चे, सोडियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होनी चाहिए, प्रोटॉन सबसे कम है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन से कम होनी चाहिए। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सोडियम की, दैट इज 0.93, सबसे कम होती है सोडियम की 0.93। बच्चे मैग्नीशियम का थोड़ा सा साइज कम होगा इसकी निस्बत, क्योंकि इसका 186 पिकोमीटर है, तो ये 160 पिकोमीटर पे आ जाता है, 1.60 एंगस्ट्रॉम पे आ जाता है, 160 पिकोमीटर पे आ जाता है, कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है बच्चे, 1.31 होगी। जाहिर है एटॉमिक रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नजदीक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींचना ज्यादा आसान होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस उससे भी कम, क्योंकि हमें पता है पीरियड का एटॉमिक रेडियस कम होता है, तो 1.61, बाज बुक्स में 1.60 भी लिखा हुआ है, ये राउंड ऑफ वैल्यूज होती है, थोड़ी बहुत, इतना ज्यादा गैप ही नहीं होता, खैर राउंड ऑफ वैल्यूज थोड़ी बहुत। अब सिलिकॉन की जब बात करते हैं हम लोग, तो सिलिकॉन की थोड़ी सी ज्यादा होगी, 1.90। देखिए एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फास्फोरस। फास्फोरस की हमारे पास आती है 2.19। सेम सल्फर जो आता है हमारे पास बच्चे वो आता है 2.58, और क्लोरीन जो आता है बच्चे 3.16। बाज बुक्स में 3.2 लिखा हुआ है, 3.16 है। आर्गन चूंकि हमारे पास क्या होता है, नोबल गैस है हमारे पास, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, तो इनकी जीरो कंसीडर की जाती है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि ड्यू टू, देखें ड्यू टू क्या है हमारे पास, ड्यू टू डिक्रीज इन रेडियस या ड्यू टू डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, increasing nuclear charge, increasing nuclear charge and increasing number of proton, increasing number of proton। जाहिर है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन प्रोटॉन की वजह से ही होती है, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस from left to right in the period। लेफ्ट राइट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होती है। ये तो होगी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हमारे पास, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है तो कब होता है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्ट का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट इधर से अगर उसको करंट प्रोवाइड कर दिया जाए, अगर उसको करंट प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो करंट को लेके दूसरी जगह पे लेके जाए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एक पॉइंट से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेके जाके, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। बच्चे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा, तीन चीजों में से कोई एक चीज
बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कौन कौन सी? कि या तो उस सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या फिर उसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर क्या होगा, या फिर उसके पास फ्री आयंस मौजूद होंगे, तब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। अच्छा, इसके ऊपर कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? तो बच्चे फैक्टर के अंदर जब हम लोग बात करते हैं ना, तो वो है जस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। इसी चीज को देखते हुए हम लोग मेटल की बात करते हैं। पहले तीन हमारे पास मेटल्स हैं, सोडियम। अच्छा, सोडियम के जब क्रिस्टल की बात करते हैं ना, सोडियम के, सेम मैग्नीशियम की बात करते हैं, और सेम एल्यूमिनियम की जब हम लोग बात करते हैं, तो सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि पहले ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन मैग्नीशियम के आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सेम केस एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सोडियम जब क्रिस्टल बनाएगा तो उसने एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी। लेकिन जब मैग्नीशियम का आयन बनेगा तो आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन उसके निस्बत इसके ज्यादा होंगे। सेम केस एल्यूमिनियम तीन तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसका मतलब यह है कि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज्यादा होंगे। तो यही वजह होती है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जब हम सोडियम की बात करते हैं ना, तो सोडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे कम होती है। कितनी वैल्यू है? 0.55। सबसे कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सोडियम की आती है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है हमारे पास। मैग्नीशियम की जब बात करते हैं तो वो थोड़ी सी ज्यादा 0.61 की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 1.00। अब ये तो मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही होती है। इसके आगे सारे के सारे नॉन मेटल्स, सारे के सारे, लेकिन सिलिकॉन हमारे पास एक मेटलाइड आता है। अब सिलिकॉन जो होते हैं ना, सिलिकॉन जब क्रिस्टल बनाता है, एक सिलिकॉन मजीद 4 सिलिकॉन से जुड़ा होता है। एक सिलिकॉन मजीद 4 सिलिकॉन से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे पास, एक नेटवर्क सॉलिड बनाते हैं, एक नेटवर्क सॉलिड बनाते हैं ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये कोवलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जरूरी है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर फ्री आयंस हो। यहां पे तो नहीं है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में सिलिकॉन इज नॉन कंडक्टर एट नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर सिलिकॉन हमारे पास क्या होता है? नॉन कंडक्टर होता है। हाँ, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे, सिलिकॉन कंडक्टिविटी शो करता है 0.10 की। क्यों? कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तभी हम कहते हैं कि सिलिकॉन इज मेटालाइड, इट बिहेव लाइक अ मेटल, at elevated temperature because it conduct current at elevated temperature, because at high temperature covalent bonds are broken and silicon become free। जब सिलिकॉन फ्री हो जाता है तो ये करंट को कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट करेगा तो ये थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी शो करेगा। इसके आगे नॉन मेटल्स हैं, वो सारे के सारे कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। बच्चे यहां तक नोट कर लें, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। यहां तक नोट कर लें। उसके बाद जो है हम आखिरी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स।
अच्छा बच्चे, बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बच्चे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। जाहिर सी बात है, उनको मेल्ट करवाना है, आपने उनकी स्टेट चेंज करवानी है, आपने उनको सॉलिड से लिक्विड बनाना है, लिक्विड से गैस बनाना है, तो आपको तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो कितना टेम्परेचर चाहिए होगा बच्चे? डिपेंड करता है ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, टोटली डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। तो हम लोग इसको ना 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सेक्शंस के अंदर हम लोग बात करेंगे मेटल एटम्स। 3 हमारे पास आते हैं, इनको डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज इनके अंदर तो मेटालिक बॉन्ड होगा, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होगा। बच्चे, इनके अंदर चूंकि हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होगा, इनके अंदर चूंकि मेटालिक बॉन्ड होगा, तो बच्चे मेटालिक बॉन्ड जो होता है ना, वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे मेटालिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है। दूसरी चीज, साइज ऑफ कैटाइन, जितना ज्यादा होगा मेटालिक बॉन्ड उतना वीक होगा। ठीक है। और तीसरी चीज हमारे पास जो है वो है अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना ज्यादा होगा हमारे पास जो मेटालिक बॉन्ड है वो उतना स्ट्रांग होगा। अब इस चीजों को हम देखते हैं। बच्चे, सबसे पहला अगर सोडियम की बात करें और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करें, तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम के फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, सोडियम के फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होते हैं, मैग्नीशियम के ज्यादा और एल्युमिनियम के उससे भी ज्यादा। तो पहली चीज, अगर हम लोग पहला फैक्टर कंपेयर करें, तो पहले फैक्टर के मुताबिक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसके कम, इसके थोड़े ज्यादा और इसके सबसे ज्यादा एल्युमिनियम, क्योंकि हर एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सबसे ज्यादा है उसके। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम तक बढ़ रही है, तो मेटालिक बॉन्ड भी बढ़ना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अब जाहिर है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ने चाहिए। दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ द कैटाइन। अब इसका साइज देखें और इनका साइज देखें और इनका, इसका मतलब है एटॉमिक रेडियस या इनका आयनिक रेडियस कम हो रहा है। आयनिक रेडियस कम होगा, आयनिक रेडियस साइज ऑफ द कैटाइन कम होगा, तो मेटालिक बॉन्ड अगेन से स्ट्रांग होगा हमारे पास। और तीसरी चीज, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब देखिए, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +1 चार्ज, लेकिन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +2 चार्ज, और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +3 चार्ज। चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा, मेटालिक बॉन्ड अगेन से स्ट्रांग होगा। यही वजह होती है कि हमारे पास जो सोडियम होता है ना, सोडियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे वो 881 डिग्री सेंटीग्रेड, 82 83 बाज बुक्स के अंदर, रेफरेंसेस के अंदर लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास सबसे कम इसका होता है। लेकिन जब मैग्नीशियम के ऊपर जाते हैं ना बच्चे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 651 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारे पास, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है 1107 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ज्यादा हो गया इसकी निस्बत। क्यों? क्योंकि इसका मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, चार्ज भी ज्यादा है और साइज ऑफ द कैटाइन भी कम है। तीनों केस में मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा इसकी निस्बत।
लेकिन इससे जब एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं तो एल्यूमिनियम का तो और भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, 660 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, एंड 2470 डिग्री सेंटीग्रेड उसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये है कि सोडियम से अगर हम ग्राफ ड्रा करें, ग्राफ, तो सोडियम से मैग्नीशियम का ज्यादा, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम का ज्यादा, यहां तक तो बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट आता है वैसे दैट इज सिलिकॉन। और अभी ये भी हमने पढ़ा कि जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है ये एक जॉइंट नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड बनाता है, जॉइंट नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड बनाता है, बहुत बड़ा कोवेलेंट सॉलिड बनाता है, बहुत बड़ा। इसका मतलब यह है कि उसको तोड़ना तो सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। तो यही वजह होती है कि सिलिकॉन का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आता है बच्चे दैट इज 1410 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ज्यादा इनसे आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी बात पढ़ी है अभी कि उसका जो हमारे पास क्या होता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जॉइंट कोवेलेंट सॉलिड है। लेकिन एक बार अब टूट गया ना तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा हमारे पास कम हो जाता है बच्चे, 2355 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। अब यहां तक तो हमारे पास आ गए कि पहले दिन मेटालिक बॉन्ड से निकाला था, ये हमारा जॉइंट कोवेलेंट सॉलिड बनाता है। जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ना बच्चे, दीज आर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इन तीनों को देखें बच्चे, ये तीनों नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल में हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड इनके के अंदर पाया जाता है। कैसे? कि ये एग्जिस्ट करता है P4 फॉर्म में, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर होते हैं। ये वाला S8 और ये वाला Cl2 की फॉर्म में पाए जाते हैं। बच्चे नॉन पोलर में पाई जाती हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, नॉन पोलर में पाई जाती हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती है बच्चे ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है इनका। इसका मतलब एटॉमिसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा इनका। तो किसके एटॉमिसिटी सबसे ज्यादा आ रही है बच्चे? S8 में सबसे ज्यादा एटॉमिसिटी आ रही है। 8 एटम है एक मॉलिक्यूल में, इसके 4 हैं, इसके 2 है हमारे पास। इसी वजह से सबसे लार्जर मॉलिक्यूलर साइज S8 का होगा, थोड़ा सा कम P4 का होगा, सबसे कम Cl2 का। इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास क्या होगा, इसी तरीके से ही हमारे पास कम होगा कि Cl2 का सबसे कम आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास हो गया नॉन पोलर। बच्चे कितना होता है हमारे पास? तो जब सल्फर की बात करते हैं ना, सल्फर की, तो बच्चे सल्फर का हमारे पास 119 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन 445 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब फास्फोरस पे आते हैं तो ये हमारे पास 44 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया उससे। क्यों? इसका साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जब कम हुआ ना तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स तो साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि एक्सपोज सरफेस एरिया कम हो जाता है इसका। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट उससे क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आता है वैसे वो 260 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आ जाता है। क्लोरीन की एटॉमिसिटी सबसे कम है, तो सबसे कम इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। मुझे इसका मेल्टिंग पॉइंट 103 माइनस में, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होता है मुझे वो -35 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे कम आ गया हमारे पास। इन सब से भी कम हमारे पास वो कौन सा होता है, वो वीकेस्ट वंडरवाल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती है। वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दीज आर वंडरवाल फोर्सेस जो कि आर्गन के अंदर पाई जाती हैं। आर्गन का साइज सबसे कम है, एटॉमिसिटी सबसे कम है, 1 होता है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन सबसे कम होगा। तो होप सो इंशाल्लाह आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज बेहतर समझ आई होंगी। बच्चे कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप लोग इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों को उनका बेटर आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हम लोग जो है कल वाले इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर शुरू कर लेंगे अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स।
तो बच्चे आपको उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज का पता होना लाजमी है, बिकॉज इन्हीं की बेसिस पे ही हम लोग आगे जाके उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।